नेक्स्ट प्रकार की जो नगरीय इकाइयाँ हैं वो हैं टाउन एरिया कमेटी या कस्बा क्षेत्र समिति। तो यह एक इस प्रकार की जो संरचना है वो बहुत ही छोटे शहर टिनी टाउन कुल मिला के जिनमें 10 लाख से भी कम जनसंख्या है। दूसरे इस प्रकार की जो संरचना है वो राजस्थान में नहीं है, जब ये आपको असम, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य हैं जिनमें कि ये कस्बा क्षेत्र समितियां पाई जाती हैं। और भारतवर्ष में अगर इनकी टोटल संख्या देखें तो लगभग 335 के करीब ये हैं। कस्बा क्षेत्र समिति की जो मुख्य विशेषता है वह है कि जो इसकी जनरल बॉडी है वो कुछ निर्वाचित सदस्यों से और कुछ राज्य सरकार द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनसे मिलकर बनती है। तो ये अंतर आप ज़रूर ध्यान रखें। प्रत्येक नगरीय निकाय का जब अपन अध्ययन कर रहे हैं तो दूसरे से किस प्रकार से वो डिफरेंट है, क्यों इस प्रकार की अस्तित्व में आई है, तो उनका जो तुलनात्मक जो विशेषता है उसको अपने दिमाग में ज़रूर रखें। तो कस्बा क्षेत्र समिति के जो आंशिक सदस्य वो निर्वाचित और शेष सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं। ये जो समितियां हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, मद्रास है, जहां औद्योगिक श्रमिक रहते हैं उन क्षेत्रों में इसकी स्थापना भी करी गई है। और इन समिति में जो इन समितियों को नगरपालिका की तुलना में जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, वो भी इनमें कम है, क्योंकि इनमें जो उस जिले का जिलाधीश है उसका कठोर नियंत्रण इन समितियों पर पाया जाता है। तो ये जो समितियां हैं संबंधित जो जिलाधीश है उसके पर्यवेक्षण और कंट्रोल नियंत्रण में कार्यरत रहती हैं। एक तथ्य और कस्बा क्षेत्र समिति के संबंध में आप जान लीजिए कि भारतवर्ष में जितनी भी कस्बा क्षेत्र समितियां हैं जो कि 335 के करीब संख्या है जिनकी, उनमें से 80% के करीब तो अकेले यूपी में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में। कस्बा क्षेत्र समिति में जो कस्बा है, कस्बे का अर्थ भी आप समझ लीजिए। कस्बा जनरली हम उस शहर को बोलते हैं जो कि ना तो पूरी तरह से ग्राम है और ना ही पूरी तरह से शहर है, यानी कि जो शहरीकरण की प्रक्रिया में है, जो कि ग्राम से शहर बनने की संक्रमणशील अवस्था से गुजर रहा है, उसको कस्बा कहा जाता है। और इसी प्रकार के जो कस्बे हैं उनमें ये नोटिफाइड एरिया कमेटी सामान्यतः गठित की गई हैं। इनकी स्थापना के लिए भी जो राज्य की सरकार है वह एक सामान्य कानून बनाती है और फिर जिस क्षेत्र को कस्बा क्षेत्र घोषित किया जाता है उसी सामान्य कानून के तहत उस नई जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वो गठित कर दी जाती है। सॉरी, नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं, टाउन एरिया कमेटी। तो कुल मिला के टाउन एरिया कमेटी भी जिस प्रकार से नगर परिषद या नगर पालिका या नगर पालिका मंडल म्यूनिसिपल बोर्ड का गठन होता है, एक जनरल कानून राज्य विधानमंडल पारित करता है और उसी के तहत जिस क्षेत्र को भी नगर परिषद, नगर पालिका, पालिका मंडल या कस्बा क्षेत्र घोषित करा जाता है, उस सामान्य कानून के तहत उसकी स्थापना कर दी जाती है। नेक्स्ट प्रकार की जो नगरीय इकाइयाँ हैं वह है नोटिफाइड एरिया कमेटी या अधिसूचित क्षेत्र समिति। तो इस प्रकार की जो समिति या नगरीय निकाय की जो स्थापना की जाती है वह राज्य सरकार राजपत्र या जिसको सरकारी गजट अपन बोलते हैं उसमें एक अधिसूचना निकालकर इस प्रकार की समिति की स्थापना राज्य सरकार करती है। और इसी जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है उसमें राज्य सरकार ये वर्णित कर देती है कि जो वहाँ का नगर पालिका अधिनियम है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं इन अधिसूचित क्षेत्र समितियों पर लागू होंगी। दूसरी जो इसकी मुख्य विशेषता यह भी जो छोटे क्षेत्र हैं, छोटे शहर हैं, उनमें स्थापना होती है। तीसरी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जनरली जो
टूरिज्म दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, पर्यटक के महत्व के जो क्षेत्र हैं, उनमें इस प्रकार की समितियों की स्थापना सामान्यतः की जाती है। और इसके संबंध में आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि राजस्थान में 1993 के बाद इस प्रकार की समितियों को समाप्त कर दिया गया है। तो ये पहले यहाँ हमारे यहाँ आमेर, पुष्कर, माउंट आबू, जैसलमेर, रावत भाटा, पिलानी, जो पर्यटक के महत्व के जो स्थान हैं, उनमें इस प्रकार की नोटिफाइड एरिया कमेटी राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई थी, लेकिन अब ये 1993 से समाप्त कर दी गई हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और जो बहुत अधिसूचित क्षेत्र समिति के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण वह है कि इस प्रकार की जो समितियां हैं, इनमें जनरली जो जनरल बॉडी होती है वो राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलकर बनती है। तो इस प्रकार की जो संरचना में जनरली सामान्यतः जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा वो नहीं होते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में इस प्रकार के अब चालू हुए हैं कि वहाँ कतिपय सदस्यों को निर्वाचन के द्वारा भी लिया गया है। और इस प्रकार की जो समितियां हैं वह भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक संख्या में मिलती हैं। नेक्स्ट प्रकार की जो नगरीय इकाई है वह है छावनी मंडल या कैंटोनमेंट बोर्ड। तो इसमें देखिए छावनी का अर्थ है जनरली जो मिलिट्री होती है, सैनिक होते हैं, एक तरीके से उनका जो स्थायी आवास जो बनता है। तो होता क्या है कि जब भारत में जब किसी स्थान पर मिलिट्री रहने लग जाती है सामरिक उद्देश्यों के लिए, तो वहाँ पर जो असैनिक जनसंख्या है वह भी, क्योंकि उनको जो सेना रह रही है उसको दूध भी चाहिए, राशन का सामान भी चाहिए, घरेलू नौकर भी चाहिए, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहाँ जो असैनिक जनसंख्या है या जो नागरिक जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। और एक स्थिति ऐसी आ गई जबकि इस क्षेत्र को भी नगर प्रशासन का रूप देना सरकार के लिए आवश्यक हो गया। और इसीलिए ये आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने 1924 में छावनी अधिनियम पारित कर इस प्रकार की जो छावनी परिषद या छावनी मंडल है, कैंटोनमेंट बोर्ड, इनकी स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर इनकी जो मुख्य रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड की जो मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं प्रमुख, वो एक तो ये है कि इन पे उस क्षेत्र की जो सेना है, और कुल मिला के सेना पे भारत के प्रतिरक्षा मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। तो इस पे रक्षा मंत्रालय जितनी भी छावनी हैं, मंडल हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उन पे कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है कि इनमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो भूमिका है वो थोड़ी सीमित होती है। तो कुल मिला के इनको जो स्वायत्तता होती है वो सीमित होती है या नामात्र की होती है। भारत में अगर हम इनको देखें कैंटोनमेंट बोर्ड को, तो लगभग 63 या 63 के करीब छावनी मंडल पूरे भारत में फैले हुए हैं। और इस प्रकार के जो छावनी मंडल होते हैं, ये भारत में 3 तरह के छावनी मंडल बनाए गए हैं। पहले तो वो हैं कि जिनमें जहाँ 10,000 के करीब जनसंख्या है, असैनिक जो जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है। दूसरे प्रकार की जो छावनी मंडल है वो उनमें बने जहाँ की असैनिक जनसंख्या 10,000 से और 2,500 के बीच में है। और तृतीय प्रकार की जो छावनी मंडल हैं, थर्ड कैटेगरी के, वो वहाँ बने जहाँ की नागरिक जनसंख्या या असैनिक जनसंख्या 2,500 से भी कम है। अब इनका जो संरचना है कैंटोनमेंट बोर्ड की, उसको अगर अपन देखें तो जो प्रथम श्रेणी की जो छावनी मंडल है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उस छावनी में, मिलिट्री में, वो उसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा एक जिला कलेक्टर द्वारा नॉमिनेट एक प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वो इसका एक सदस्य होता है। और उस मिलिट्री में कैंटोनमेंट में जो हेल्थ ऑफिसर है और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो इसके सदस्य होते हैं। और एक जो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा 4 सैन्य अधिकारी और वो नॉमिनेट करता है। तो कुल मिलाकर ये जो 8 सैन्य अधिकारी हैं ये इसमें
होते हैं और इसके अलावा 7 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 15 सदस्य, जिनमें से 8 नामित और 7 निर्वाचित। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि छावनी में जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो कम होती है। हालांकि ये भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जनरली जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जो छावनी का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है कंटेनमेंट बोर्ड का, जो कि निर्णायक मत देने का भी इसको अधिकार होता है। और वह जब तक अपने पद पर है वहाँ पर वो तब तक उस पर बना रहता है। राजस्थान में इस प्रकार की नगरीय इकाई केवल एक है और वह आप जरूर ध्यान रखें, नसीराबाद या अजमेर में इस प्रकार का एक कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यरत है। अब इस प्रकार के जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनकी यह कहकर आलोचना करी जाती है कि इनको स्वायत्तता या स्वतंत्रता नहीं होती और इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व है वह कम हुआ। और जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की जो सैन्य संरचना है वह कम मेल खाती है लोकतांत्रिक देश की उससे। दूसरा, जो एक कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं ये जनरली बड़े सिटी नगर के पास होते हैं। तो इस प्रकार से एक तो जो नगर में उसमें कार्यरत नगरीय इकाई है वो कार्यरत रहती है और दूसरा ये कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यरत होता है। तो एक ही सिटी में ये जो स्थानीय शासन के 2 रूप हैं उनको भी जो विद्वान है वह प्रासंगिक और अनुचित मानते हैं। और जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं वो भी ये कहते हैं कि इसके जो संगठन है और कार्यकरण है उसमें चेंज होने चाहिए और ये लोकतांत्रिक देशों की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे इसको चेंज करना चाहिए।